मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा भारत कक्षा 4 का अगला जो पाठ है वो करेंगे, जिसका नाम है भारत की नदियाँ और उनके मैदान। तो चलिए इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी, आवश्यक होंगी, आप वो कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे और उसको याद करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं। अन्नू और तन्नू छुट्टियों का कार्य पूरा कर चुकी हैं। शाम होते ही दोनों टेलीविज़न के पास आकर बैठ जाती हैं कार्टून देखने के लिए, लेकिन अन्नू के पिताजी आकर चैनल बदल देते हैं और समाचार सुनने लगते हैं। उत्तर भारत की नदियों का पानी लगातार उफान पर, बाढ़ की संभावना। इस तरह के समाचार दोनों को झकझोर देते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि एक महीना पहले जो नदियाँ बिल्कुल सूखी थी, अचानक बाढ़ की स्थिति में कैसे बदल गई। दोनों प्रश्नवाचक दृष्टि से पिताजी की ओर देखने लगे। उनकी उत्सुकता को देखते ही उनके पिताजी उन्हें पहाड़ों, नदियों और मैदानों के बारे में बताने लगे। भारत नदियों का देश है, ये आपको याद करना है। इन नदियों का जन्म पहाड़ों या उच्च भागों से होता है। इनका प्रारंभ बर्फ़ के पिघलने, पानी या झरनों से प्राप्त जल से होता है। तो ये आपने याद करना है। इसको अच्छे से लिख लेना। इसको काट देना। नदी का प्रारंभ है जो बर्फ़ के पिघले पानी या झरनों से प्राप्त जल से होता है। भारत के उत्तर में हिमालय, ये हमने करवाया था। उत्तर में तलवार की तरह हिमालय है। पर्वतमाला है। पर्वतमाला का अर्थ है बहुत सारे पहाड़ एक के बाद एक, आगे पीछे। ये भी आप याद कर लेना, हमने पिछले चैप्टर में भी इसको करवाया था। पर्वतमाला किसे कहते हैं। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचे व बड़े हैं। उनकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। हिमालय दो शब्दों के मेल से बना है। ये आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। दो शब्दों के मेल से बना है। हिम जमा अल्ले, इसका मतलब होता है बर्फ़ का घर। ये पहाड़ केवल देखने में ही सुंदर नहीं लगते, बल्कि हमारे लिए बहुत उपयोगी भी हैं, क्योंकि इन पहाड़ों से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। पहाड़ों पर जमी बर्फ़ के पिघलने से कई नदियों का जन्म होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। हिमानी, हिमानी किसे कहते हैं भाई, ये याद कर लेंगे, कॉपी में भी लिख लेंगे। पर्वतों पर हमेशा जमी बर्फ़ रहने वाली बर्फ़ है जो नदी के रूप में जब नीचे की ओर सरकती है, उसे हिमानी कहते हैं। देखो भाई, पहाड़ों पर जो बर्फ़ होती है, मान लेते हैं ये पहाड़ हैं, यहाँ बर्फ़ है, ठीक है, तो सूरज की रोशनी लगेगी इस पे, गर्म होगी बर्फ़ और ये नीचे पिघलनी शुरू हो जाएगी ऐसे। तो इसको क्या कहेंगे, हिमानी। इन्हें भी जानिए। गंगा नदी है जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। ये बात लिख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है भाई। और यमुना है जो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये और ये दोनों चीज़ें कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। आइए, कुछ भारत की नदियां हैं जो भारत के मानचित्र में दी गई हैं, तो उनको देखते हैं और देखते हैं कौन सी किस तरफ जाती है, कैसे जाती है। ये देखिए भाई, जो मुख्य नदियां हैं वो दी गई हैं। सिंधु नदी, ये देखिए सिंधु नदी यहाँ से जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से इधर पाकिस्तान की तरफ जाती है। ये इसकी सहायक नदियां हैं जो अलग छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं सिंधु की, ठीक है। ये सिंधु नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो हमने बताया था क्लास में कि ये सबसे ज़्यादा पानी की नदी है भारत की। ये देखिए यहाँ से निकलती है ये, और ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है हमारे देश में।
और ये इधर से ये बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। यहाँ से देखिए गंगा नदी है जो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री, अभी पढ़ा था हमने। ये देखिए गंगा नदी गंगोत्री से यहाँ से निकलती है ये, और ये इधर से आते हुए इसकी जो ये छोटी छोटी लाइनें देख रहे हैं ना आप, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। जैसे ये यमुना है, ये भी इसकी सहायक नदी है देखिए, और ये सारी इकट्ठी हो जाती हैं और यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऐसे ही ये महानदी है, ये यहाँ से निकलकर और बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। ये सारी नदियाँ हैं ये समुद्र में आके गिरती हैं, ये बात आपको याद रखना है। इधर देखिए ये गोदावरी है, ये कृष्णा नदी है, ये कावेरी नदी है। और एक बात और हमने याद रखनी है, ये दो नदियाँ हैं जो प्रमुख हैं। देखिए सारी नदियाँ हैं ना जो वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरेंगी, इस समुद्र में आकर गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ये जो दो नदियाँ हैं, एक तो ताप्ती और एक नर्मदा, ये दोनों कहाँ गिरती हैं, इधर अरब सागर में। ये चीज़ें आपको याद करनी है और लिख लेनी है। दोनों नदियों का नाम कहाँ पर गिरती हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं। और जो बाकी नदियाँ हैं भारत की प्रमुख, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। और सिंधु नदी है वो हमारे देश से निकलकर पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये दिशाएं दे रखी हैं, हमने करवा रखा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और पिछले ही चैप्टर में करवाया था हमने, दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। और ये क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इधर ये कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। ये चीज़ें हमने करवा रखी हैं पिछले मैप में भी, तो आप इसको याद कर लेंगे, इस मैप को याद कर लेंगे। और ये देखेंगे भारत के किस हिस्से से कौन सी नदी ऐसे जा रही है, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा आपको। आप एक काम कर सकते हैं, खाली मैप लेकर, ठीक है, नक्शा लेकर, उसमें इसकी प्रैक्टिस करेंगे कैसे कौन सी नदी कहाँ से जा रही है, ऐसे भर के देखेंगे। जब आप करोगे तो वो पक्का याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, सिंधु, झेलम, ब्रह्मपुत्र आदि अधिकतर नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं भाई, ठीक है। बारहमासी नदियाँ, ये लिख लेंगे भाई आप। बारहमासी नदियाँ हैं जो नदियाँ बर्फ़ वाले पहाड़ से बर्फ़ पिघलने के कारण निकलती हैं और इनमें पूरे साल जल रहता है। इन्हें सदानीरा नदियाँ या बारहमासी नदियाँ कहते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज नदियाँ। ये भाई लिख लेंगे आप कॉपी में, और इम्पोर्टेंट है बहुत ये। मौसमी नदियाँ, ये भी लिख लेंगे आप। जो नदियाँ निकलती तो पहाड़ों से हैं, लेकिन केवल वर्षा ऋतु में ही इनमें जल रहता है, बाकी समय में इनमें जल की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे चंबल, बेतवा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये भी आप लिख लेंगे, ठीक है। देखिए बारहमासी नदियां हैं जो बर्फ़ पिघलती रहेगी और नीचे की तरफ आती रहेगी, वे नदियां हैं। मौसमी नदियां वो निकलती तो पहाड़ों से हैं, लेकिन वर्षा होगी, बारिश होगी तो उनमें पानी ज़्यादा आ जाएगा और वो चलती रहेंगी। हमने ये जो किया था इसमें एक बात और याद रखनी है, हमने दिशाएं दे रखी थी इसमें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हमें पता होना चाहिए पूर्व दिशा में कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। उत्तर में कौन सी है, सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है। मध्य में है नर्मदा, ताप्ती, महानदी। और नीचे की तरफ है ये दक्षिण की तरफ, तो इसमें ताप्ती भी काउंट कर लेंगे हम, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये चीज़ें भी आपको इसमें याद करनी है, कौन सी दिशा में कौन सी नदी है। आगे चलते हैं। ये कुछ करने के लिए ढलान वाले स्थान से पानी को बहाकर व समतल स्थान से पानी को बहाकर पानी की गति में अंतर पर ध्यान दें, ठीक है। ये आप घर पे करेंगे भाई।
जब ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो इनकी गति बहाव बहुत तेज़ होता है। देखिए, मान लेते हैं ये पहाड़ है, तो यहाँ से बर्फ़ पिघली तो ऊपर से जब नदी पानी आएगा तो वो उसका जो प्रेशर है वो बहुत तेज़ होगा, बहाव होगा वो बहुत तेज़ होगा। और जैसे ही ये समतल भूमि पर आएंगी तो इनका बहाव है कम होता जाएगा, धीरे 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 धीरे। यही बात बताई है। इसका प्रमुख कारण पहाड़ी ढलान है। ये नदियाँ ऊंची ढलान पर तेज़ी से बहती हुई पत्थरों को काटती छाटती हुई मैदान में आ जाती हैं। मार्ग में ये गहरी घाटियों का निर्माण भी करती हैं। घाटियाँ क्या होती हैं भाई? देखिए, मान लेते हैं ये समतल भूमि है, ठीक है, इधर से नदी आई और समतल भूमि थी, लेकिन पानी के कारण है जो इसको काट दिया यहाँ से, तो यहाँ पर एक इस तरह का उभार हो जाएगा, इस तरह का, ठीक है। वो धीरे धीरे होते 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 ये पानी कटते 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 ये कुछ इस तरह से हो जाएगा भाई, इस तरह से ये घाटी, ये समतल भूमि हो जाएगी इधर और ये नदी का रास्ता हो जाएगा, ठीक है। तो इसको घाटी कहते हैं। फिर ये पहाड़ की तरह दिखेगा, ये इधर भी पहाड़ दिखेगा, इधर भी पहाड़ दिखेगा, इसके बीच से नदी जाएगी ऐसे, तो ये घाटी की तरह होगा। मैदान में आते ही नदी का बहाव धीमा हो जाता है, क्योंकि पहाड़ की अपेक्षा मैदान समतल होते हैं। मैदानों में नदियाँ अपने साथ लाई गई मिट्टी व रेत को किनारों पर जमा करने लगती हैं। इससे नदी की चौड़ाई बढ़ने लगती है। इस तरह जमा हुई मिट्टी में पेड़ों के सड़े गले पत्ते भी मिल जाते हैं। इससे मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। इसमें क्या बताया भाई? जब नदियाँ आती हैं तो पहाड़ से मिट्टी लेके आती हैं साथ में पानी के साथ, ठीक है। तो इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो गल जाते हैं और गलने के कारण जो मिट्टी होती है फिर वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, यानी कि उसमें खेती करेंगे तो अधिक पैदावार होगी। अब क्या आप समझ सकते हैं कि अधिकतर खेती नदियों के किनारे या आसपास क्यों होती है? मैदान, चलिए पहले मैदान का ही देख लेते हैं। मैदान क्या होता है ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। समतल भूमि के बड़े भाग को मैदान कहते हैं, ठीक है। ये अपनी कॉपी में लिखना और याद करना। मैदान भाग से होते हुए नदी धीरे धीरे सागर या झील में मिल जाती हैं। इस प्रकार नदी पर्वतों पहाड़ों से होती हुई सागर या झील में समा जाती हैं। यह सफ़र बहुत ही लंबा होता है। इस सफ़र में नदी कई गांवों, शहरों और देशों को भी पार करती हैं। जैसे सिंधु है, सिंधु नदी है वो भारत और पाकिस्तान में है भाई, से होकर बहती है। मैदानों का निर्माण, मैदान कैसे बनते हैं भाई? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से मैदान का निर्माण होता है। ये आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है भाई। देखिए क्या होता है, नदियाँ अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती हैं, लेकिन वो प्रेशर कम होगा तो मिट्टी नीचे जमती जाती है, पानी ऊपर से चला जाएगा और जो मिट्टी वो जम जम कर समतल भूमि हो जाएगी, वो मैदान कहलाएगा। क्या तुम उस मैदान का नाम बता सकते हो जिस पर दिल्ली स्थित है? उत्तर भारत में स्थित उत्तरी मैदान, ठीक है। दिल्ली स्थित है उत्तर भारत में, तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी मैदान। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होते हुए बंगाल व बिहार राज्य तक फैला है। यह मैदान समतल है और सिंधु, गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव के कारण उपजाऊ भी है। तो देखिए प्रश्न क्या आता है कि उत्तरी मैदान किन नदियों के कारण बना है? उत्तरी मैदान, जो हमारे देश का उत्तरी मैदान है वो किन दो नदियों के कारण बना है? सिंधु और गंगा। ये आप लिख लेंगे कॉपी में। मैदान मानव के रहने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है, क्योंकि मकानों को बनाने के लिए, खेती के लिए यहाँ समतल व उपजाऊ भूमि होती है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती करते हैं। नदियों के किनारे कई बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं, जैसे गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद, वाराणसी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लेंगे।
गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद, वाराणसी, पटना व कोलकाता, और यमुना नदी के किनारे है दिल्ली व आगरा। ठीक है, हम दिल्ली में रहते हैं तो ये दिल्ली के पास कौन सी नदी है? यमुना। ये याद कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। कुछ करने को, नदियों के दिए गए मानचित्र में अपनी विषय अध्यापक अध्यापिका की मदद से नदियों को ढूंढिए और उनके मार्ग को पहचानिए। ठीक है, ये हम क्लास में भी करेंगे और इधर भी आप देख लेंगे। दक्षिण भारत में कई प्रमुख नदियां हैं, जैसे देखिए जो दिशा बताई थी उसके हिसाब से कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, ये वैसे याद कर लेना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मैप करोगे ना उससे ये अच्छे से याद हो जाएगा। डेल्टा बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती पश्चिमी तट पर अरब सागर में गिरती हैं। देखिए ये जब मैप करोगे तो उसमें भी, और ये इम्पोर्टेंट भी है, यही ज़्यादा पेपर में आता है, इसको याद कर लेंगे। इनके किनारे भी बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं, जैसे गोदावरी नदी के किनारे नासिक, ये भी याद कर लेंगे, लिख लेंगे। गोदावरी नदी के किनारे क्या कौन सा नगर है? नासिक। नदियों का महत्व, सभी नदियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं क्योंकि ये हर साल नई मिट्टी बहाकर लाती हैं। यह खेती के लिए उपजाऊ होती हैं। नदियों के पानी से पनबिजली या जल विद्युत बनाई जाती है। इसके पानी से सिंचाई के द्वारा खेती करने में मदद मिलती है। तो यहाँ तक ये आप, और यहाँ से नदियों का महत्व, ये इसको लिखेंगे कॉपी में और याद करेंगे। नदियों के महत्व को और अधिक समझने के लिए आइए हम उत्तरी मैदान में बसे पंजाब राज्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पंजाब शब्द वो पंच जमा में आब से मिलकर बना है। ये लाइन याद कर लेंगे। पंच का अर्थ है पाँच और आब का अर्थ है पानी, ये भी याद कर लेंगे, लिख लेंगे। अर्थात 5 नदियों द्वारा लाई गई मृदा के कारण से बनने वाला क्षेत्र। ठीक है, ये पूरा ही याद करना आपने, यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक लिखकर याद करना है। कौन कौन सी नदियाँ? ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलुज। देखिए इसको देखते हैं हम, इसमें मैप में देखते हैं। ये हिस्सा है जो ये पंजाब है, ये इधर, ठीक है, उत्तर भारत में। तो जो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं ना, ये जो नदियां सिंधु की सहायक हैं, ये इन नदियों से ये बना है। तो इनका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। सिंधु की सहायक नदियां हैं, उससे पंजाब बना है। पंजाब राज्य से होते हुए ये सारी पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। पंजाब राज्य अपनी फसलों, दुग्ध उत्पादों व अच्छे खाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों के भोजन में दूध, घी, मक्खन, लस्सी व पनीर का अधिक उपयोग होता है। यहाँ हर साल इतना अधिक अनाज होता है, ये आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे, इसी का ही है ये, दोनों आप लिख के याद करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हर साल इतना अधिक अनाज होता है कि देश भर के व्यापारी यहाँ अनाज लेने आते हैं। पंजाब राज्य में इतनी अच्छी खेती होने के कारण, ये भाई अच्छी खेती होने के कारण ये याद कर लेंगे, ये सारे पॉइंट और लिख लेंगे। यह समतल मैदानी क्षेत्र है। नदियों के कारण यहाँ मिट्टी उपजाऊ है। सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हैं। नदियों से नहरें तथा भूमिगत जल निकालकर सिंचाई की जाती है। सतलुज नदी पर बहुत बड़ा भाखड़ा नांगल बांध बना है। ये आप याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे भाई। ये देख लिए, सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध है। ये पानी को रोका जाता है पीछे और फिर ऐसे छोड़ा जाता है, इसको बांध बोलते हैं। बांध पर बिजली बनाई जाती है जो विद्युत तारों द्वारा गांव-गांव तक पहुंचती है। देखिए जैसे ये पानी यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पर मोटर लगा दी जाती हैं, उन पंखों पर पानी गिरेगा तो मोटर चालू होंगी जिससे बिजली बनेगी, जो विद्युत तारों द्वारा गांव-गांव तक पहुंचती है। यह बांध बाढ़ को रोकने में भी मदद करता है। नदी के पानी को रोककर नहरों द्वारा पानी को गांव व शहरों तक पहुंचाया जाता है। यह पानी सिंचाई व पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अच्छी सिंचाई के कारण ही पंजाब में एक साल में 3 फसलें
उगाई जाती हैं, इसलिए यहाँ खेती पर पूरे साल काम होता है और खेत लहलाते नज़र आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं की खेती होती है। देश में नए किस्म के बीज, रासायनिक खाद, दवा, ट्रैक्टर आदि का चलन शुरू हुआ तो पंजाब के किसानों ने इन्हें तेज़ी से अपनाया। इससे फसलों के उत्पादन में दोगुनी तिगुनी वृद्धि हुई। लेकिन आधुनिक तकनीक के अंधाधुंध इस्तेमाल से खेती में नुकसान भी होता है। बहुत अधिक उर्वरक होता बेटा, रासायनिक खाद देने के कारण मिट्टी खराब हो जाती है। आप ये याद कर लेंगे, लिख लेंगे। कहीं कहीं मिट्टी में नमक जम जाता है और कहीं कहीं दलदल बन जाता है। इस कारण कुछ क्षेत्रों में ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती है। पंजाब के लोग लोहड़ी, बैसाखी व गुरुपर्व मुख्य रूप से मनाते हैं। ये आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे। हर त्यौहार पर ढोल की ताल के साथ भांगड़ा व गिद्धा जरूर किया जाता है। तो पंजाब में कौन कौन सा डांस किया जाता है? भांगड़ा और गिद्धा। ये आप याद कर लेंगे, पंजाब में किया जाता है ये। हर त्यौहार को पंजाब के लोग पूरे हर्षोल्लास व जोश के साथ मनाते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह है अमृतसर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, यह सिखों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह भी आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे। इन्हें भी जानिए। लुंगी व कुर्ता पहनकर सिर पर रंगीन पगड़ी बांधकर पुरुष जिस नृत्य को करते हैं उसे भांगड़ा व लड़कियों द्वारा किए गए नृत्य को गिद्धा कहते हैं। ये यही है भाई, ये था भांगड़ा और गिद्धा। इसको याद कर लेंगे और लिख लेंगे। चलिए, ये आपका पूरा हुआ। अभ्यास करते हैं जल्दी जल्दी से। उत्तरी मैदान किन दो नदियों से मिलकर बना है? देखिए, सिंधु और गंगा नदी। भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बना है? सतलुज नदी पर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में, अभी आया था ये। खालिस्तान भरिए। पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने से नदियों का जन्म होता है। नर्मदा व ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। ये दो ही नदियाँ हैं, ये इम्पोर्टेंट था, ये याद करना है आपको। इलाहाबाद नगर गंगा नदी पर बना है, गंगा नदी के किनारे बसा है। मैदान में आते ही नदियों का बहाव कम हो जाता है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिमालय का क्या अर्थ है? तो हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम जमा आलय, जिसका अर्थ होता है बर्फ़ का घर। मैदान किसे कहते हैं? समतल भूमि के बड़े भाग को मैदान कहते हैं। हिमानी किसे कहते हैं? पर्वतों पर जमी बर्फ़ नदी के रूप में नीचे आती है तो उसे हिमानी कहते हैं। पहाड़ किसे कहते हैं? वह स्थलीय भाग, वह भाग स्थलीय का होता है, ज़मीन का वह भाग जो आप आसपास की भूमि से ऊपर उठ जाता है उसे पहाड़ कहते हैं। नदियों का क्या महत्व है? महत्व होता है बेटा लाभ। क्या लाभ है? नदी मिट्टी बहाकर लाती हैं जिससे मैदान बनते हैं। जल विद्युत बनाने में सहायक होती है नदियाँ। सिंचाई खेती करने में सहायक होती हैं नदियाँ। तो ये आप ये प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। नीचे दी गई नदियों को भारत की रेखा मानचित्र पर दर्शाएं। तो ये आप जब उस मैप को याद करोगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा। इसको आप मानचित्र पर दर्शा कर देखेंगे जिससे आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अब आप इसको देखेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। जब तक याद नहीं होता कॉपी में नोट डाउन करेंगे, पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।